हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपी एकेडमी। पिछले वीडियो में हमने आर ओ एरो एग्जाम्स के 2020 के आए हुए प्रश्नों का व्याख्या कर रहे थे हम लोग, जिसमें से हमने जीएस पेपर 1 के 1 से लेकर के 50 प्रश्नों तक डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग 50 से आगे करेंगे। जैसा कि आपको पता है, इसमें जीएस पेपर में 140 क्वेश्चन होते हैं, 60 हिंदी के होते हैं। तो हमने जीएस पेपर शुरू किया था, तो हमारा आज 51 नंबर से शुरू होगा। 50 नंबर तक हमने देख लिया था पिछले वीडियो में। तो आज के वीडियो में चलिए शुरू करते हैं 51 नंबर से। निम्नलिखित में से किसे सर्वोत्तम फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? तो इसमें चार ऑप्शन है: अवेंजर, गली बॉय, पैरासाइट, जोकर। तो इसका उत्तर हो जाएगा पैरासाइट। ठीक है। ऑस्कर पुरस्कार 2020 की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड पैरासाइट को प्रदान किया गया। यह ऑस्कर अवार्ड का 92 संस्करण था, जो कि एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एवं साइंसेज द्वारा प्रत्यायोजित किया गया था। ठीक है, देखते हैं हम लोग 52 नंबर। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल कहाँ आयोजित हुए? प्रथम खेलो इंडिया विश्वविद्यालय। ठीक है, प्रथम खेलो इंडिया विश्वविद्यालय कहाँ आयोजित हुए थे? ये हुआ था भुवनेश्वर में। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में 22 फरवरी से 1 मार्च के बीच में ये आयोजन किया गया था इसका, जिसमें भारत के विश्वविद्यालयों के बीच खेल स्पर्धाओं का आयोजन हुआ था। यह भारत में विश्वविद्यालय स्तर की सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा है और इसका आयोजन संयुक्त रूप से युवा मामले और खेल मंत्रालय था और भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। ठीक है, हम लोग 53 नंबर देते हैं। निम्नलिखित नीचे दिए दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को आर से चिन्हित किया गया है। अभिकथन ए: फरवरी 2020 में सीनेट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके विरुद्ध चल रहे महाभियोग से बरी कर दिया। इसका कारण क्या है? सीनेट में रिपब्लिकन सांसदों की अपेक्षा डेमोक्रेट्स के सांसदों की संख्या अधिक है। अब हम लोग इसका ऑप्शन देखते हैं। ए तथा आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी देखते हैं ऑप्शन। ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। सही उत्तर इसका हो जाएगा ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 54 नंबर, 54 नंबर। ऑस्ट्रेलिया में फरवरी मार्च 2020 के दौरान आयोजित आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में कितनी टीमों ने भाग लिया? 8, 10, 12, 14। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 10। ठीक है। कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयासों हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 पाने वाले हैं: यो यो योहेई सासाकावा, एन एस धर्मशक्तु, सत्य नडेला, दामोदर गणेश बापट। तो इसका उत्तर हो जाएगा एन एस धर्मशक्तु। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने फरवरी 2020 में कुष्ठ रोग के उन्मूलन की दिशा में किए गए प्रयासों हेतु अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 प्रदान किया। ठीक है, व्यक्तिगत श्रेणी में यह पुरस्कार एन एस धर्मशक्तु तथा संस्थागत श्रेणी में यह पुरस्कार कुष्ठ रोग मिशन ट्रस्ट को प्रदान किया गया। ये रीडिंग है, बेहद आसान है प्रश्न, आप इसे स्वयं देख लेंगे। इसमें से सही विकल्प का आपको चयन करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 68 हो जाएगा। ठीक है, 57 नंबर देखते हैं। सही युग्म का चयन कीजिए, जिसमें दोनों शब्दों में से एक दूसरे से वही संबंध होता, संबंध वैसा नीचे दिए गए युग में से थी, ये भी आप सुन लेंगे। ठीक है, डायनासोर है, ड्रैगन है, फिर इसका यहाँ पे आपको देख लेना है ऑप्शन। 57 नंबर है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, हिम बर्फ। क्योंकि आप बाकी और चीज देखेंगे इसमें आपको एक दूसरे से रिलेटिविटी दिख जाएगी। ठीक है, 58 नंबर देखते हैं। ये भी बहुत ही इजी है। कौन सा अंक आएगा तो इसे आप खुद बना लेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा 102 हो जाएगा, और इसे भी आप खुद कर लेंगे। 59 नंबर खुद कर लेंगे इसे। इसका उत्तर सी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसका सी यहाँ पे फिल हो जाएगा। ये भी आप देख लेंगे, ये मैथ का प्रश्न है, 60 नंबर का है। ये आप खुद से कर लेंगे सॉल्व से। इसका उत्तर मैं बता दे रहा हूँ, इसका उत्तर हो जाएगा बी, 10 किलोमीटर हो जाएगा। हम लोग 61 नंबर प्रश्न देखते हैं। 61 नंबर प्रश्न: कौन सी संख्या अन्य तीन से भिन्न है? इसमें आपको देखना है 94, 67, 84, 80 सॉरी 85 और 13। इसमें से आपको देखना है, इसका उत्तर भी हो जाएगा डी, 13। ये आपको कर लेना है। आपको भी ये ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है। ए बी का भाई है, सी का विवाह डी से हुआ है, तो आपको इसको खुद से कर लेना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ससुर हो जाएगा, ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ? चार ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे: 2016, 2017, 18, 19। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 63 का, 63 का हो जाएगा 2017। किसान समृद्धि आयोग का गठन 2017 में हुआ था। ठीक है,
उत्तर प्रदेश में वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दुगुनी करने के लिए लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रदेश की सरकार द्वारा वर्ष 2017 में किसान समृद्धि आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के अध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं तथा उपाध्यक्ष प्रदेश के कृषि मंत्री तथा नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद्र को बनाया गया है। 64 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? इस प्रश्न को देख लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर हो जाएगा श्रावस्ती में। साक्षरता दर, न्यूनतम साक्षरता दर वाले 5 जनपद हैं, जिनमें सबसे पहला है श्रावस्ती, इसमें 46.74% है। उसके बाद बहराइच आता है जिसमें 49.36% है। फिर बलरामपुर आता है, इसमें 49.51% है। फिर बदायूं है, उसके बाद फिर रामपुर है। ठीक है, 65 नंबर प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र कितने प्रतिशत है? 65 का। इसमें उत्तर हो जाएगा 30%। उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित क्षेत्र का 30% हिस्सा नहर सिंचाई के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इन नहर परियोजना में शारदा, बेतवा, बाणसागर, गंडक, सरयू, कनहर आदि प्रमुख है। ठीक है, 64 नंबर देखते हैं दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 है, सूची 2 है, इसमें पीतल का सामान है, माचिस, खेल खेल का सामान, लकड़ी का नक्काशी, ये आप यहाँ आपको चयन करना है। तो 66 नंबर देखते हैं इसका। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। बी कैसे होगा? पीतल का सामान कहाँ पे होता है? पीतल का सामान मुरादाबाद में होता है, आपको पता होगा। उसके बाद फिर माचिस है, माचिस कहाँ पे होती? माचिस का निर्माण बरेली में। खेल का सामान पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो खेल का सामान मेरठ में। और इसके बाद से लकड़ी का नक्काशी, लकड़ी का नक्काशी सहारनपुर में। ठीक है, 67 नंबर प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत हैं, मुख्य लोकगीत है उत्तर प्रदेश के। तो 4 ऑप्शन है, दारुण, अवधि, ब्राज, करुणा, भक्ति भक्ति, सायरा, बिरहा, चैती ढोल, ध्रुपद, ब्राज, करुणा। तो इसका उत्तर हो जाएगा बिरहा, चैती, ढोला। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? बिहू, घूमर, गरबा, चरकुला, कर्मा, पांडव, रावनाच, भांगड़ा, राउफ, लावनी कथा, लावनी, कथक, कथकली। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, चरकुला, कर्मा, पांडव। नेक्स्ट देखते हैं। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के जनपद में किसमें? प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, अमेठी। तो इसका हमारा उत्तर हो जाएगा 69 का बी, वाराणसी। ठीक है, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में हुई है। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 दिसंबर 2016 को व्यापार सुविधा केंद्र के प्रथम चरण के तहत म्यूजियम, क्राफ्ट बाजार और प्रवेश प्लाजा का लोकार्पण किया गया था। 70 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। इफको यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो इसका 4 ऑप्शन है, ऊंचाहार, आंवला, जमशेदपुर, जगदीशपुर। तो इसका हो जाएगा आंवला। इफको यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है? तो आंवला में है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ प्रावधान दिया गया है और यहाँ पे संविधान का भाग दिया गया है। 71 है, तो नागरिकता बिल्कुल सही है। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये नागरिकता भाग 2 में है, बिल्कुल ये भी सही है। संघ राज क्षेत्र जो है ये नहीं होगा, ये संघ राज क्षेत्र ये हो जाएगा हमारा 8 में है। ठीक है, तो हमारा इसका सही सुमेलित कौन सा नहीं है? ये नहीं है, बाकी ये सही है। सी नंबर सही है, डी नंबर से नगर पालिका भाग 9th ए में है और निर्वाचन भाग 15 में है। 72 देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से एक अभिकथन ए तथा दूसरा कथन आर है। अभिकथन ए में है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग सांसद के कानूनों तथा राज्यों में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है। कथन आर में देखते हैं, अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें से आपको चयन करना है, कौन सा होगा? ए था आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करती है। ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करती है। ए सत्य है किंतु आर असत्य है, ए असत्य है किंतु आर सत्य है। तो इसका हमारा उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करती है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ पे भी सुमेलित करना है
यहाँ पे सूची दिया हुआ है, उसका दूसरी सूची दिया हुआ है, ठीक है। इसमें 7वीं अनुसूची है भाषाएं, 8वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्णयताएं, 9वीं सूची संघराज समवर्ती सूचियां, 10वीं सूची कुछ अधिनियमों का विधि। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह का प्रश्न कई बार यूपीपीसीएस में और आरओ एग्जाम्स में कई बार इसका रिपीटेशन हुआ है। आप अगर प्रश्नों को देखते होंगे तो आपको इस चीज का अंदाजा होगा। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर है 10वीं सूची कुछ अधिनियमों का विधि। 7वीं सूची में जो है तो दोस्त ना, यहाँ पे संघ राज्य तथा समवर्ती सूची 7वीं अनुसूची में है, तो इसका तो ये भी गलत ही हो गया। सॉरी, आपको यहाँ वो ये देखना था आपको, ठीक है। आपको ये यहाँ में नहीं देखना था, आपको यहाँ पे मैच ये कराना है। इसका यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए का 3। 7वीं अनुसूची किसमें है, संघराज, इसमें हो जाएगा 7वीं अनुसूची संघराज तथा समवर्ती सूची में। और 8वीं सूची में क्या है, 8वीं सूची में भाषाएं हैं, ठीक है। और 9वीं अनुसूची जो है, 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधि है, कुछ अधिनियमों का विधि का मान्यकरण है 9वीं अनुसूची। और 10वीं सूची में क्या है, वो है दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 74 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। संस्थाएं इधर दिया हुआ है, इधर स्थापना दिया हुआ है, तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको ये देखना है। इसमें से इसका सही सुमेलित नहीं है राष्ट्रीय विकास परिषद 1954। क्या है, अंतर्राज्यीय परिषद, ये 1990 बिल्कुल सही है, ये हमारा सही है। और इसमें क्या होगा, यहाँ पे 52 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का 52 में गठन हुआ था। और केंद्रीय सतर्कता आयोग का सीवीसी का 1964 में हुआ था। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का 1993 में हुआ था, ठीक है। हम लोग 75 प्रश्न की ओर चलते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए, दूसरे कथन को आर से चिन्हित किया गया है। अभिकथन ए में है, जब एक देश के भुगतान उसके व्यापार में वस्तुओं सेवाओं स्थानांतरण एवं विशुद्ध आय की प्राप्तियों से अधिक हो जाते हैं, तब उसे लागू चालू घाटा खाता घाटा कहा जाता है, सीएडी कहता है, करंट अकाउंट डेफिसिट बोला जाता है उसे। तो कथन कारण आर देखते हैं हम लोग। चालू खाता घाटा तब होता है जब एक देश वस्तुओं सेवाओं एवं पूंजी का अधिक निर्यात करता है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको यहाँ पे चयन करना है, इसका कौन सा होगा। तो इसका हमारा हो जाएगा ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ए सत्य है, ए आर आर असत्य है। मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। चालू खाता घाटा का तात्पर्य होता है निवल विदेशी आस्तियों में समानांतर कमी, यानी कि एक देश के भुगतान उसके व्यापार में वस्तुओं सेवाओं स्थानांतरण एवं विशुद्ध आय की प्राप्तियों से अधिक हो जाते हैं, तब उसे चालू खाता घाटा कहा जाता है, करंट अकाउंट डेफिसिट कहा जाता है। और चालू खाता घाटा कम करने के लिए आमतौर पर निर्यात में वृद्धि या आयात में कमी की जाती है, ठीक है ना। और आमतौर पर आयात प्रतिबंध कोटा शुल्क पर या निर्यात पर छूट देकर ही हासिल किया जाता है। समझ गए होंगे आप लोग। 76 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हरित बॉन्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। हरित बॉन्ड निवेश केवल जलवायु मित्र परियोजना में होता है। हरित बॉन्डों को सर्वप्रथम 2007 में यूरोपियन निवेश कोष ने जारी किया था। हरित बॉन्ड वित्तीय बाजार नवाचार है। हरित बॉन्ड स्थिर बाजार प्रतिफल का अल्पकालिक परिपक्वता निवेश है। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा, इसमें क्या पूछा जा रहा है, कौन सा सत्य नहीं है। तो हमारा ये तीनों सत्य है और ये सत्य नहीं है, डी नंबर सत्य नहीं है। तो इसका हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा सत्य नहीं है, मतलब गलत है। डिफेंस एक्सपो और उसके स्थान को विभिन्न वर्षों के साथ सुमेलित कीजिए, 77 नंबर। तो इसका हमारा यहाँ पे इसको आपको चयन करना है कि एक्सपो और उसका इधर स्थान दिया हुआ है, इधर वर्ष दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका हमारा यहाँ पे कूट है दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा 77 का। 2016 में दक्षिणी गोवा में हुआ था और 2018 में हुआ था चेन्नई में, 2019 में हैदराबाद में और 2020 में लखनऊ में। नेक्स्ट चलते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनमें एक अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर चिन्हित किया गया है। यहाँ पे भी अभिकथन एक है, शिक्षा एवं संस्कृति के लिए संस्कृति संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र सीसीआरटी की स्थापना वर्ष 1719 में की गई थी।
सीसीआरटी का उद्देश्य शिक्षा को संस्कृति से जोड़ना था। अब इसके नीचे कूट दिया गया है। ए तथा आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए तथा आर दोनों सत्य है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। तो इसका हमारा प्रश्न हो जाए उत्तर हो जाएगा। आपने देखा होगा इसमें जितने भी इस तरह के कूट में मैक्सिमम का आंसर ए हो जा रहा है, तो आप इस बात को भी थोड़ा सा याद रखें। ऐसा नहीं कि हमेशा ही होगा सही, लेकिन आप मैक्सिमम सही हो रहा है ये। 79 में देखते हैं, वांगला उत्सव निम्न राज्यों में मनाया जाता है। किस राज्य में? मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। इसका उत्तर जाएगा मेघालय में बांग्ला उत्सव। यह गारो समुदाय द्वारा नवंबर के महीने में फसल कटाई से संबंधित मनाया जाने वाला एक उत्सव है। हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जीवाश्म ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत है क्या? पृथ्वी, सूर्य, समुद्र, चंद्रमा। ये भी प्रश्न बिल्कुल इजी है, तो इसका सही उत्तर जाएगा सूर्य। जीवाश्म ईंधन कई वर्षों पहले बना एक प्राकृतिक ईंधन है और इसका निर्माण लगभग 65 करोड़ वर्ष पूर्व जीवों के उच्च दाब और ताप में दबने से हुआ था, है ना। और यह ईंधन पेट्रोल, डीजल आदि के रूप में प्राप्त होता है। इसका उपयोग वाहन चलाने, खाना पकाने, रोशनी करने आदि के लिए किया जाता है। जीवाश्मी ईंधन में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत सूर्य है। पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल है। पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल होता है कार्बोहाइड्रेट, बायोमास, कार्बन, सौर ऊर्जा। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सौर ऊर्जा। पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल होता है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा या सौर विकिरण पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। ये पृथ्वी पर जीवन को संचालित करता है। इसे पारिस्थितिक तंत्र को प्रेरक भी बल भी कहते हैं। इस ऊर्जा की सहायता से हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन निर्माण करते हैं तथा कोशिकीय श्वसन करते हैं, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होता है। 82 प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु क्षयकरण में आवश्यक है? केवल ऑक्सीजन, केवल ऑक्सीजन तथा नमी, केवल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तथा नमी। तो आपको पता है केवल ऑक्सीजन से तो लौह धातु में क्षयकरण नहीं होता है, इसमें ऑक्सीजन के साथ साथ नमी भी होना जरूरी होता है। 83 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है? ग्रेफाइट, वोल्टजाइट, बोरॉन, नाइट्राइट, लोहा, हीरा। ये बिल्कुल इजी है, आपको सबको पता है ये हीरा ही होगा। ठीक है, सही उत्तर हमारा इसका हीरा हो जाएगा। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका हमारा उत्तर है सोनार। ये भी बहुत प्रश्न इजी है। सोनार जो एक ध्वनि नेविगेशन और रेजिंग होता है, ये ऐसा तकनीक होता है ना जो कि ध्वनि प्रसार आमतौर पर पानी के नीचे पनडुब्बी नेविगेशन के रूप में उपयोग करती है। और इसका अन्य वाहिकाएं जैसे पानी की सतह पर या उसके नीचे की वस्तुओं को नेविगेट किया जा सके या उनका पता लगाया जा सके, ऐसा होता है। रामसर सम्मेलन संबंधित है जलवायु परिवर्तन से, कीटनाशक प्रदूषण से, आर्द्र भूमि संरक्षण से, ओजोन प्रदूषण से। ये आपको पता है, ये हमारा आर्द्र भूमि संरक्षण से। और जो रामसर सम्मेलन है ना, ये विश्व स्तरीय एक आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए एक प्रयासरत है। और रामसर आर्द्र भूमि समझौता हुआ था 1971 में हुआ था, ईरान के शहर रामसर में हुआ था, जिसे 1975 से लागू किया गया और भारत ने इसे 1982 में इस संधि पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 86 नंबर। 86 में है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए इसमें कूट का चयन करना है। सूची 1 में विटामिन दिया हुआ है नाम, सूची में ये दिया हुआ है। सूची 2 देखते हैं। विटामिन के गेहूं भ्रूण या तेल, और विटामिन डी नींबू, विटामिन ई कॉड यकृत तेल, विटामिन सी अल्फा अल्फा। तो इसका प्रश्न क्या होगा बताइए आप लोग। तो इसका हम लोग का उत्तर हो, यहाँ पे कूट में आपको यहाँ पे ऐसे चयन करना है। तो इसका हो जाएगा डी हो जाएगा, ए का 4। विटामिन के हमारा होगा अल्फा अल्फा में। विटामिन डी हो जाएगा कॉड यकृत तेल में। ठीक है, कॉड यकृत तेल में। विटामिन ई जो है ये गेहूं के भ्रूण तेल में होता है। और विटामिन सी तो नींबू में है, आपको ये पता ही है। इसको, इस तरह के प्रश्नों को हम लोग बेसिकली एलिमिनेट करके बनाते हैं। ठीक है, 87 प्रश्न की ओर चलते हैं। 87 प्रश्न में है, लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? भगत सिंह, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। तो इसको
बाल गंगाधर तिलक ने की थी। लाठी क्लब और अखाड़ा की स्थापना जो आपको याद रखना है, लाठी क्लब और अखाड़ा की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भागीदारी मजबूत करना और सशक्त बनाना था। 88 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। उपरोक्त कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, यही होगा। 89 प्रश्न की ओर चलते हैं। घटनाओं पर विचार कीजिए। क्लाइव का पुनः भारत आगमन, इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध, वारेन हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर बनना। उपर्युक्त घटनाओं के घटित होने के काल क्रमानुसार को निम्नलिखित कूट में से सही का क्रम का चयन कीजिए। तो आपको यहाँ पे चयन करना है कि एक मतलब क्रम वाइज को चयन करना है आपको, क्रमवार में, काल क्रमानुसार में। तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा बी, 3, 1, 2, 4, 3। बक्सर का युद्ध हुआ था, उसके बाद फिर हुआ था क्लाइव का पुनः भारत आगमन हुआ था, उसके बाद हुआ था इलाहाबाद की संधि और उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर बना था। तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो 1964 में हुआ था, ठीक है। बक्सर का युद्ध 1964 में हुआ था और क्लाइव का पुनः भारत आगमन जो हुआ था वो 1765 में हुआ था और इलाहाबाद की संधि 1765 अगस्त में हुआ था और क्लाइव का मई में हुआ था, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे थे हम लोग कि क्या पहले क्लाइव की हुआ था होगा या फिर इलाहाबाद की संधि, तो उसमें सिर्फ मंथ का फर्क है, ठीक है। और वारेन हेस्टिंग्स का भारत जो का गवर्नर बना वो 1772 में बना था। हम लोग 90 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें भी आपको वही है, सूची को मिलान करना है। इसमें किसकी संधि क्या है आपने ऊपर में अभी देखा, ये प्रश्न ठीक है। यहाँ पे इलाहाबाद की संधि हमने अभी तुरंत बताया था आपको, इलाहाबाद की संधि 1765 में हुआ था। अगर आप यहाँ पे ए को ऐसे मैच कर देंगे, ए का 4 हो जाएगा, सॉरी ए का 4 होगा यहाँ, तो ए का 4 तो हमारा किस में है? वो बी में। अगर आपको एक चीज थोड़ा सा याद रहेगा तो आप तुरंत इसको आंसर की ओर पहुंच सकते हैं तुरंत। और एक्स ला सेपल की संधि जो हुई थी ये 1748 में हुआ था। ला बुर्दनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार 1746 में हुआ था और डुप्ले की पदच्युति हुई थी वो 1754 में हुआ था। अब हम लोग 91 प्रश्न, रजमनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? रजमनामा, तो इसका सही उत्तर है महाभारत का। रजमनामा प्रसिद्ध हिंदू महाकाव्य महाभारत का फारसी में किया गया अनुवाद है और इसका जो अनुवाद किया गया था मुगल बादशाह अकबर के आदेश से बदायूनी, नकीब खां और अब्दुल कादिर द्वारा रज्म नाम से किया गया था। 92 प्रश्न देखते हैं। युद्ध पर विचार कीजिए तथा उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे भी आपको ईस्वी इनका याद रखना बहुत जरूरी था। कन्नौज का युद्ध, चंद्री का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, चौसा का युद्ध। इसका हमारा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। अब कैसे बताता हूँ। कन्नौज का जो युद्ध हुआ था 1540 में हुआ था। हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था कन्नौज का युद्ध, हुमायूं और शेरशाह के बीच, ठीक है। और चंदेरी का जो युद्ध हुआ था 1528 में हुआ था, बाबर और राजपूत के बीच हुआ था। बाबर और राजपूत मेदिनी राय, किसके बीच? बाबर और राजपूत मेदिनी राय के बीच हुआ था। और तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था 1565 में हुआ था, सल्तनत दिल्ली दक्कन सल्तनत और विजयनगर के बीच हुआ था। कब हुआ था तालीकोटा का युद्ध? 1565 में। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था और ये हुमायूं और शेरशाह है। अतः यहाँ जो युद्धों का सही क्रम दिया हुआ है इसका सही क्रम सी होगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती से इसको एक, ये नहीं होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा। पहले 4 हो जाएगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर 3 होगा। 93 प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आपको गांधी इरविन समझौता है, पूना पैक्ट है, पूर्ण स्वतंत्रता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए।
कैसे? पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा हुआ था 26 जनवरी 1930 को, और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था ये हुआ था 6 अप्रैल 1930 को, और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, और पूना पैक्ट 4 सितंबर 1932 को हुआ था। ठीक है, पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को हुआ था, पूना पैक्ट। सूची 1 को यहाँ पे भी सम्मिलित करना है आपको, सूची 1 से सूची 2 में 4 ऑप्शन दिए हुए, यहाँ पे आपको इसको चयन करना है। तो इसका सही हमारा उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा सही उत्तर। कैसे बता दो, इंडियन एसोसिएशन जो है ये इसका सुरेंद्र नाथ बनर्जी से होगा। पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा का महादेवी गोविंद रानाडे, पूना सार्वजनिक सभा का महादेवी गोविंद रानाडे। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ये फिरोज शाह मेहता, और मद्रास महाजन सभा ये आनंद चारलू। इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? कोलिन क्लर्क, विलियम विल्सन हंटर, चार्ल्स इलियट, विलियम डिगली। तो इसका हमारा सही हो जाएगा विलियम डिगली। इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? विलियम डिगली। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई। लेमिस्टर के इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो इसका सही उत्तर का यहाँ पे भी आपको चयन करना है कोड का। तो इसका हमारा हो जाएगा केवल एक सही है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया था। हम लोग 97 देखते हैं। प्रमाणित बीजों के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग है नीला, बैगनी, सफेद, सुनहरा, पीला। तो इसका उत्तर हो जाएगा नीला। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? 98 प्रश्न की ओर हम देखते हैं। सहकारिता आंदोलन एम के गांधी, इटावा पायलट, अल्बर्ट मायर प्रोजेक्ट, अधिक अन्न उपजाओ जे एल नेहरू अभियान, सेवाग्राम प्रोजेक्ट विनोबा भावे। तो 98 का हो जाएगा बी, इटावा पायलट, यही एक सही है। हम लोग अब 99वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक फसल क्षेत्र के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? सरसों, आगरा, आलू, फर्रुखाबाद, मक्का, कानपुर, तिल, हमीरपुर। इसमें क्या है? सही सुमेलित नहीं है। तो 99 का हो जाएगा सी, मक्का, कानपुर। हम लोग 100वें प्रश्न की ओर देखते हैं। देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा फरवरी 2020 में पब्लिक प्राइवेट साझेदारी मॉडल के अंतर्गत शुरू करने वाला राज्य है। पीपीपी मॉडल पे शादी करने वाला राज्य कौन सा है शुरू करने वाला? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु। 4 ऑप्शन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा का संचालन 15 फरवरी 2020 को पब्लिक प्राइवेट साझेदारी मॉडल के अंतर्गत प्रारंभ करने वाला राज्य महाराष्ट्र है, और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया था। यह मुंबई से पुणे के बीच संचालित की जा रही है और चल रही है अभी, और इसका संचालन प्रसन्ना पर्पल मोबिलिटी सॉल्यूशन द्वारा किया जा रहा है। इसमें 43 लोग बैठ सकते हैं, और एक बार में चार्ज होने पर बस 300 किलोमीटर दूर तक तय करने में सक्षम है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही है, और हम लोग इसके बाद फिर जैसा कि हमने कहा था इस वीडियो को मैं 3 या 4 पार्ट में बनाऊंगा। तो आज 100 प्रश्न तक है, बाकी हम लोग दूसरे वीडियो में 100 से आगे बनाएंगे वीडियो। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, पसंद आया तो आप लाइक कर देना, और आप इस पूरे सीरीज को आप देखते रहें, जरूर बने रहें, और पूरे वीडियो को आपको देखना है। ठीक है, तो धन्यवाद।